नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस 123 पर। अगर आप राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण है। हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर 3 का संपूर्ण हल सहित विश्लेषण, जिसमें शामिल हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सटीक उत्तर। हर प्रश्न के पीछे की ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है ताकि कोई भी सवाल छूटे नहीं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, पटवार महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। तो चलिए साथियों, आज की टेस्ट सीरीज में हम सीखेंगे किस प्रकार के पटवार में क्वेश्चन आएंगे। संभावित सिलेबस के आधार पर पटवार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इसका आंसर कमेंट कीजिए। पानी में घुलनशील नहीं है। पानी में क्या घुलनशील नहीं होता है दोस्तों? इसका आपको आंसर कमेंट करना है। कमेंट रुकने नहीं चाहिए। पानी में घुलनशील क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पानी में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुत्तीर्ण। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके हो जाएगा ऑप्शन ए। विटामिन ए जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है, तो विटामिन ए पानी में घुलनशील नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, विटामिन ए पानी में घुलनशील नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? कौन सा विटामिन हो जाएगा? आंसर इसका कमेंट कीजिए जल्दी साथियों। आपका कमेंट का ही मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी आंसर आने वाला है विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन सी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने आने वाला है विटामिन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12, विटामिन B12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए विटामिन के के बारे में देखेंगे। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है, उसके बारे में आपको आंसर कमेंट करना है साथियों। जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए। रक्त का थक्का, देरी से जमना, प्रजनन के साथ हस्तक्षेप, रात का अंधापन, स्क्रवी, शीताद या अनुत्तीर्ण। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त का थक्का, देरी से जमना। विटामिन के की कमी होगी तो आपके रक्त का जो थक्का है वो देरी से जमेगा। इसका राइट आंसर साथियों यही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने। इसका आंसर कमेंट कीजिए। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में क्या है पाया जाता है? तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी। खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर आने वाला है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से सहायक पाचन अंग हैं? निम्नलिखित में से कौन से सहायक पाचक अंग हैं? आपको जो पाचक अंग हैं उनके बारे में बताना है। तो कौन कौन से पाचक अंग हो जाएंगे? इसका राइट आंसर कमेंट में कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर देखिए अग्नाशय। पहला दिया हुआ अग्नाशय। अग्नाशय पाचन का सहायक अंग होता है, राइट है एकदम। छोटे हाथ जो है पाचन का सहायक अंग नहीं होती है। पित्राशय पाचन का सहायक अंग होता है। अमाशय नहीं होता है। और जीवा सहायक का पाचन का सहायक अंग है। तो 1, 3, 5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन डी। जिसने ऑप्शन डी किया उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों।
तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें भी आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर एक बार कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से रोग इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत वैक्सीन द्वारा रोकथाम किए जाने वाले रोग हैं? निम्नलिखित में से कौन से रोग इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत वैक्सीन द्वारा रोकथाम किए जाने वाले रोग हैं? तो डीपीटी, हिपेटाइटिस बी, हीमोफिल्स, हर्पिस, खेसेरा, इनमें से कौन से इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत वैक्सीन द्वारा रोकथाम किए जाने वाले रोग हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो इन पांचों में से कौन कौन से हैं उनके बारे में नीचे कोड दिया हुआ है, उसके आधार पर आपको आंसर कमेंट करना है। साथियों जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा डीपीटी होता है क्या? डीपीटी होता है, डीपीटी भी इसका राइट आंसर है। डीपीटी क्या हो जाएगा? डीपीटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 51 का। पहला तो सही है। नेक्स्ट की बात करें, पहला सही है डीपीटी, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हिपेटाइटिस बी सही है कि रॉन्ग है? देखिए, तो दूसरा भी आपके हो जाएगा सही है, दूसरा भी सही है और आपके तीसरा भी सही है। हीमोफिल्स चौथा आपके रॉन्ग हो जाएगा और पांचवा आपके सही है। तो कोड के आधार पर आप आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कौन सा आंसर है। ऑप्शन है सी इसका करेक्ट आंसर है। 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसने ऑप्शन सी किया है उसका राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कमेंट कीजिए। 52 और 53 दोनों एक साथ में लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बेगासोसिस रोग किसके कारण होता है? बेगासोसिस रोग किसके कारण होता है? सिलिका, गन्ना, कपास, कोयला, इनमें से किसके कारण ये रोग होगा? आंसर कमेंट कीजिए साथियों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना के कारण ये रोग होता है। बेगासोसिस रोग किसके कारण होता है? तो गन्ना के कारण ये रोग आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। टाइफाइड जवर की पुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? टाइफाइड जवर की पुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी शुगर टेस्ट, ऑप्शन सी MRI, सी ECG। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ऐसा रोग जो किसी क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है क्या कहलाता है? ऐसा रोग जो किसी क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है क्या कहलाता है? आंसर दीजिए। ऑप्शन ए पेंडेमिक, एपिडेमिक, जेनेटिक, एंडेमिक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपके? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडेमिक। ऐसा रोग जो किसी क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वे? एंडेमिक कहलाता है। एंडेमिक रोग ऐसा रोग होता है, ऐसा रोग जो किसी क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है, एंडेमिक रोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में आनुवंशिक विकास है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में आनुवंशिक विकार हैं? तो थैलेसीमिया, कैंसर, मेरासेमस, एनीमिया। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसमें से राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर क्या हो जाएगा? एक बार पढ़िए क्वेश्चन और आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अति अल्प पोषण जो भोजन और ऊर्जा की कमी से होता है कहलाता है? अति अल्प पोषण जो भोजन और ऊर्जा की कमी से होता है क्या कहलाता है?
और जो प्रोटीन की कमी से होता है वह कहलाता है। जो प्रोटीन की कमी से होता है वह कहलाता है। मेरास्मस क्वासियोरेकर, मेरास्मस एमिनिया और ऑप्शन सी क्वासियोरेकर, मेरास्मक एमिनिया, मेरास्मक। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार आंसर बहुत ज़ोरदार कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगा। मेरास्मस क्वासियोरेकर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो 57 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से रोग असंक्रमित हैं? निम्नलिखित में से कौन से रोग असंक्रमित हैं? डायबिटीज़, एड्स, कैंसर, सामान्य जुकाम, कोविड। इनमें से कौन से असंक्रमित रोग हैं आपको बताने हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए इनमें से कौन कौन से जो हैं असंक्रमित रोग हैं। तो इसका राइट आंसर नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का क्या कीजिए? चयन कीजिए और हमें आंसर बताइए। पहला और तीसरा, दूसरा है दूसरा और चौथा, तीसरा है सी वाला जो है वो दूसरा, चौथा और पांचवा, और डी वाला है पहला, तीसरा और पांचवा। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला सही है, पहला जो है सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है और पांचवा गलत है। तो पहला और तीसरा किसमें है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ऑप्शन ए, 1 और 3 जो है डायबिटीज़ और कैंसर जो है ये संक्रमित रोग नहीं होते हैं। सामान्य जुकाम संक्रमित हैं। तो डायबिटीज़ और कैंसर ये संक्रमित हैं। बाकी एड्स भी संक्रमण से फैलता है, कोविड भी संक्रमण से फैलता है और सामान्य जुकाम जो है वो भी संक्रमण से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 और इसी के साथ में 59 भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन से रोग संवाहक द्वारा जनित हैं? निम्नलिखित में से कौन से रोग संवाहक द्वारा जनित हैं? तो संवाहक द्वारा कौन से रोग जो हैं हो जाएंगे? डेंगू और टाइफाइड, चिकनगुनिया और एड्स, डेंगू और चिकनगुनिया, मलेरिया और टाइफाइड। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया जो हैं रोग संवाहक द्वारा जनित हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग संवाहक द्वारा जनित हैं? तो संवाहक द्वारा जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? तो डेंगू और चिकनगुनिया संवाहक द्वारा रोग फैलते हैं वो हैं। निम्न में से कौन सा आहार से प्राप्त होने वाला रेशा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आहार से प्राप्त होने वाला रेशा नहीं है? ऑप्शन ए, मांसपेशीय रेशा, सब्जियों का रेशा, ब्रान भूसी का रेशा, फल का रेशा। फल, तो कौन सा रेशा जो है वो आहार से प्राप्त होने वाला नहीं है? तो मांसपेशीय रेशा है, ये आहार से प्राप्त आपके नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। सुमेलित करना है अपन को। एक तरफ दिया हुआ हड्डियाँ और एक तरफ दिया हुआ शरीर का हिस्सा। हड्डियाँ दी हुई है और शरीर के हिस्से दिए हुए हैं, इनको आपको सुमेलित करके बताना है। और नीचे जो है आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इनमें सही बैठेगा? एक बार आंसर आप कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 80 हो जाएगा। ऑप्शन 80 हो जाएगा। ए में 2, ए में क्या हो जाएगा 2, और बी में आपके 3 हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा, और सी में आपके हो जाएगा 4। सी में क्या हो जाएगा 4, और डी में आपके हो जाएगा 1। तो हैयूमरस हाथ में होती है और फीमर टांग में होती है। पेराटाइटल बोन जो है वो सिर में होती हैं और स्टेर्नम वृक्ष में होती हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आपके सामने ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र में अवशोषण से संबंधित सही कथन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से पाचन में अवशोषण से संबंधित सही कथन ज्ञात करें। बड़ी आंत में कुछ खनिज, औषधियाँ और जल अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत में कुछ खनिज, औषधियाँ व जल अवशोषित होते हैं।
बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, मधुमक्खी की श्लेष्मा झिल्ली और जीभ के निचले भाग द्वारा कुछ औषधियों और एल्कोहल का अवशोषण होता है। मुख की श्लेष्मा झिल्ली और जीभ के निचले भाग द्वारा कुछ औषधियों और एल्कोहल का अवशोषण होता है। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, जल साधारण संकरा और एल्कोहल का अवशोषण अमाशय में होता है। जल साधारण संकरा और एल्कोहल का अवशोषण अमाशय में होता है, ये भी करेक्ट है। चौथा देखते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज और लाइकोजन का अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा आपके कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो यही करेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन है इसका करेक्ट है। दूसरा देखेंगे तो दूसरा और तीसरा दे रखा है, लेकिन तीसरे में देखेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा दे रखा है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है कि भाई पहला सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन सही है, लेकिन चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कुछ इस प्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम वापस से अपनी स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में बहुत ही आसानी हो। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 52, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशोषी अंग है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशोषी अंग है? आंसर कमेंट कीजिए। तो एकेलदार, पलीहा, थायराइड, पित्ताशय, इनमें से क्या हो जाएगा? मानव शरीर में एक अवशोषी अंग है। क्या है? अवशोषी अंग है। तो अवशोषी अंग कौन सा है? क्या है अवशोषी अंग? तो अवशोषी अंग कौन सा हो जाएगा? पलीहा, पित्ताशय, थायराइड, अक्लदार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्लदार, जो है एक अवशोषी अंग है। क्या है? मानव शरीर में एक अवशोषी अंग कौन सा है? तो अक्लदार है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? आंसर कमेंट कीजिए चारों ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, ORH माइनस दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर जो है आपके 64 नंबर का आ चुका है, कुछ इस प्रकार है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत हैं। टमाटर जो है बहुल स्रोत हैं। ऑप्शन ए मेथोनिकल अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो टमाटर बहुल स्रोत किसका है? तो आपको आंसर कमेंट करना है साथियों, एक बार आंसर कमेंट कीजिए। तो आपके सामने इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल का बहुल स्रोत है। कौन से अम्ल है? साइट्रिक अम्ल का बहुत स्रोत है। कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, साइट्रिक अम्ल। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत हैं, तो साइट्रिक अम्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 65 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है? निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है? इन चारों में से कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है साथियों? खून में ऑक्सीजन वाहक, खून का थक्का जमने में सहायक, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में, मांसपेशी ऊतक में ऑक्सीजन संग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, एक बार कमेंट कीजिए। खून का थक्का जमने में सहायक है या खून में ऑक्सीकरण, तो खून में ही काम आती है। और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खून का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कैल्शियम की होती है। कैल्शियम की भूमिका महत्वपूर्ण एक भूमिका है। खून का थक्का जमने में कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खून का थक्का जमने में कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों आने वाला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, वृष, अमाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों आप जानते हैं ऑप्शन बी, यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्रेरणासी रक्ताल्पता होती हैं? रेटिनोल, एसेकोब्रिक अम्ल, पायरिडोक्सिन, कोबालामीन। तो इसका राइट आंसर साथियों एक बार कमेंट कीजिए, क्या होगा? किस विटामिन की कमी से प्रेरणासी रक्ताल्पता रोग होता है? किसकी कमी से होता है? तो कोबालामीन की कमी से होता है। आपकी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस बी, चेचक। तो क्या हो जाएगा? आपकी कौन सा टीका है? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हेपेटाइटिस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्या आपको मिलान करना है? क्या करना है? मिलान करना है। नीचे दिए गए कथनों में से क्या कीजिए? मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए इसको एक बार तो थोड़ा सा कुछ छोटा कर लेते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। आपको दे रखी है क्रिया और हार्मोन। क्या दे रखा है? क्रिया और हार्मोन दिया हुआ है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। हार्मोन ग्लूकागोन। रक्त में Ca++ रक्त को बढ़ाता है। मेलाटोनिन शरीर की जैविक निर्यातक कालिकता को नियंत्रित करता है। एल्डोस्टेरोन जल तथा वैद्युत समस्थैतिक को नियंत्रित करता है। पैराथोर्मोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सूची को मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर साथियों आपके हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ए में 2 हैं, ठीक है, और बी में 4 हैं। बी में क्या 4 हैं, और सी में क्या 1 है। सी में आपके 1 हो जाएगा, और डी में आपके 3 हैं। डी में 3 हैं। तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है तो ग्लूकागोन बढ़ाता है। रक्त में Ca+ का स्तर को बढ़ाता है तो पैराथोर्मोन बढ़ाता है। शरीर की जैविक नियतकालिकता को नियंत्रित करता है तो मेलाटोनिन करता है। जल तथा वैद्युत समस्थैतिक को नियंत्रित करता है तो एल्डोस्टेरोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने। तो हेलेन का लूप पाया जाता है। हेनेल का लूप पाया जाता है। हेनेल का जो लूप है वो किस में पाया जाता है? आपके हेनेल का लूप। तो हेनेल का लूप पाया जाता है किस में पाया जाता है? आंसर कमेंट कीजिए साथियों। वृक्क में, आमाशय में, अग्नाशय में, वृषण में, किस में पाया जाता है हेलेन का लूप? तो हेलेन का लूप आपके वृक्क में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, वृक्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर कमेंट कीजिए। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखांकित से सही दर्शाया गया है? 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कमेंट में दीजिए आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज पायरुविक अम्ल CO2+ जल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है आपके लार में उपस्थित होता है? तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और लैक्टेस।
तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी टाइलिन जो है आपके लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी एंजाइम लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। कौन सा है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उत्सर्जन तंत्र से संबंधित गलत तथ्य हैं। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित गलत तथ्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्सर्जन से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है आपको बताना है। यूरिया का परिवहन आरबीसी द्वारा होता है। यूरिया का जो परिवहन है वो आरबीसी द्वारा होता है। वृक्क नलिकाओं द्वारा वे नेफ्रॉन के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक यूनिट हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मूत्र में ग्लूकोज का स्तर घट जाता है। चारों ऑप्शन में से क्या आंसर राइट होगा एक बार कमेंट कीजिए और चैनल को एक बार शेयर जरूर करें। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मूत्र में ग्लूकोज का स्तर घट जाता है। ये जो है गलत कथन है, ऐसा नहीं होता है। यूरिया का परिवहन आरबी द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। वृक्क नलिकाओं व नेफ्रॉन के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक यूनिट हैं। सभी सही है, लेकिन गलत कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मूत्र में ग्लूकोज का स्तर घट जाता है। यह क्वेश्चन जो है यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या कीजिए? मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए साथियों। एक बार आप इनका आंसर कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? चारों को मिलान करके भेज दीजिए ABCD के। तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपका आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार होगा साथियों कि भाई आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। तो प्रेमस्टिक्स, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेडुला ओब्लेंगेटा, पेशीय संतुलन, श्वसन व हृदय संपदन की दर का नियमन, स्मृति व तर्क का केंद्र, स्मृति व तर्क का केंद्र, ताप नियतामक केंद्र। ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर होगा? एक बार इसका मिलान करते हैं। देखिए तो इसका मिलान कुछ इस प्रकार होगा साथियों। पहले का हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। पहले का आंसर आपके सी है। प्रेमस्टिक्स स्मृति व तर्क का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का आपकी क्या होगा? तो आपका हाइपोथैलेमस जो है वो ताप नियामक केंद्र होता है। ताप नियामक केंद्र होता है। मेडुला ओब्लेंगेटा जो है ये आपके क्या करता है? तो श्वसन दर व हृदय संपंदन की दर का नियमन करता है। अनुमस्तिष्क जो है वो पेशीय संतुलन बनाता है। अनुमस्तिष्क जो है वो क्या बनाता है? तो पेशीय संतुलन बनाता है। क्या बनाता है? पेशीय संतुलन। पहले का 3 और दूसरे का 4 और तीसरे का 2, चौथे का 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। यानी पहले का 1 का क्या है? 3 है और बी का जो है 4 है और सी का जो है 2 है और डी का जो है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। क्या आंसर हो जाएगा साथियों? एक बार आंसर कमेंट कर दीजिए थम्स अप देकर। छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो कि आपके करंट का आ चुका है, जो कि आपके किसका आ चुका है? करंट का। क्या क्वेश्चन है? देखिए आपके क्वेश्चन है, किस भारतीय को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से विख्यात गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से विख्यात गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला, माइक पांडे,
जगजीत पवाडिया, मोहम्मद सलीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आंसर जल्दी जल्दी एक बार कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आलोक शुक्ला हो जाएगा, ऑप्शन ए आलोक शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने पहली बार देश में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को किस देश के साथ निर्यात की है? भारत ने पहली बार देश में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को किस देश के साथ निर्यात की है? तो इसका राइट आंसर साथियों आपके हो जाएगा वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया। चारों में से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपके फिलीपींस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किस राज्य में 24 अप्रैल 2024 को भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट नाथेप्पा जाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में 24 अप्रैल 2024 को भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट नाथेप्पा जाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। चार ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में 24 अप्रैल 2024 को भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट नाथेप्पा जाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजस्थान के सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजस्थान के सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? तो कितने प्रतिशत है आपको बताना है। 66.8%, 62.10%, 69.1%, 61.11%। तो कितने प्रतिशत इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन कमेंट कीजिए आंसर एक बार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 62.10% लोगों ने जो है 2024 का जो लोकसभा आम चुनाव हुआ था उसमें मतदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के किस जिले में देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा? जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, जालोर। कौन से में है? तो आपके ऑप्शन सी कोटा में बनाया जा रहा है। गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कोटा जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फुटबॉलर नेताना बोनमाती किस देश से हैं जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? अमेरिका, जर्मनी, रूस, स्पेन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा स्पेन। स्पेन की है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सीडीपी वार्षिक सम्मेलन न्यूयॉर्क में भाग लेने वाली और हॉकी वाली सरपंच के नाम से प्रसिद्ध नीरू यादव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? नीरू यादव जो है उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? सीडीपी वार्षिक सम्मेलन न्यूयॉर्क में भाग लेने वाली और हॉकी वाली सरपंच के नाम से प्रसिद्ध नीरू यादव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीकर से हैं, चूरू से हैं, झुंझुनू से हैं या जयपुर से हैं? तो कौन से जिले से है नीरू यादव का संबंध? तो आपके झुंझुनू जिले से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कितने देश के 26वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में पदभार 30 अप्रैल 2024 को ग्रहण किया? निम्नलिखित में से किसने देश के
26वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में पदभार 30 अप्रैल 2024 को ग्रहण किया? एडमिरल वीर प्रताप सिंह, एडमिरल किरण देशमुख, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एडमिरल संदीप साधु। राइट आंसर कमेंट कीजिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किस विकल्प में से कर्मधारय समास नहीं है? इनमें से कौन से विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? जिनमें कर्मधारय समास नहीं है वो बताना है। महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो कर्मधारय समास कौन से में नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गजानन। इनमें कर्मधारय समास नहीं है। महात्मा है, काला सांप है, नीलकमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत। तो इनमें कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। कर्ण तत्पुरुष समास कौन से में नहीं है? ऑप्शन डी, पदच्युत। इसमें कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। 86 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। कौन से में नहीं है? द्वंद्व समास कौन से में नहीं होगा? आंसर कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन डी, शुभागमन। इसमें द्वंद्व समास नहीं है। दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, तीनों में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर किस शब्द में अवयवी भाव समास नहीं है? कौन से शब्द में अवयवी भाव समास नहीं है? आमरण, यथा साध्य, श्रम साध्य, आजन्म। आमरण, आजन्म, यथा साध्य, श्रम साध्य। इनमें से अवयवी भाव समास कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन सी, श्रम साध्य। इनमें अवयवी भाव जो है समास नहीं है। आमरण, यथा साध्य, आजन्म, इनमें सभी में अवयवी भाव समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तो किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? पूजागर, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, राहे खर्च, मुँहे बोला, रसोईगर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। देखें एक बार कमेंट कीजिए। हिंदी चल रही है आपकी, बहुत ही अच्छी क्लास हो रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है साथियों, सत्याग्रह, राहे खर्च। किस विकल्प में सभी शब्द प्रसंप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो सत्याग्रह, साहे, राहे खर्च। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? तो कौन सा समास होगा आपके? तो यथाशक्ति में अवयवी भाव कर्मधारय तत्पुरुष या द्विगु समास होगा। तो इसमें आपके अवयवी भाव समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस समास में प्रथम पद प्रदान होता है? किस समास में जो है प्रथम पद प्रदान होता है? अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, अवयवी भाव जो है उसमें कौन सा पद प्रदान है? पहला पद प्रदान है। कौन सा है? प्रथम पद प्रदान होता है। तो अवयवी भाव में प्रथम पद प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी, कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु की कारण दक्षिणा, गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा। तो इसका राइट आंसर गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? गुरु की दक्षिणा। सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों।
ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु जी के लिए दक्षिणा जो हम ले जाते हैं वो गुरु की दक्षिणा नहीं है, तो गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, बहुवीर, अवयवी भाव या द्विगु समास। तो प्रथम पद अगर संख्यावाचक है तो आपके हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास, बहुवीर समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है जिसमें दोनों पदों की क्या होती है? प्रधानता। तो वह आपके हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, द्वंद्व समास। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? आंसर इसका कमेंट कीजिए साथियों। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? मारवाड़ के उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, जोधपुर के चंद्रसेन को, बूंदी के राव सुरजन सिंह को। तो इसका राइट आंसर बीकानेर के राय सिंह को सौंपा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव चंद्रसेन के समय अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करवाया था? राव चंद्रसेन के समय अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करवाया था? साई सता खा, हुसैन कुली खा, मुस्तफ़ा रूमी खा, अब्दुल शेख सर हिंदी। किसके नेतृत्व में करवाया था अकबर ने राव चंद्रसेन पर आक्रमण? आंसर कमेंट कीजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हुसैन कुली खा। अकबर का जो सेनापति हैं हुसैन कुली खा था, उससे राव चंद्रसेन के समय अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करवाया? तो राव चंद्रसेन के समय अकबर ने हुसैन कुली खा सेनापति के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करवाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खेजरली गांव की घटना किसके समय घटित हुई? खेजरली गांव की जो घटना है वो किसके समय घटित हुई? अजित सिंह, अभय सिंह, जसवंत सिंह और मान सिंह। इनमें से खेजरली गांव की जो घटना है वो किनके समय घटित हुई? तो वो आपके हो जाएगी मान सिंह के समय घटित हुई। किनके समय हुई? मान सिंह के समय खेजरली गांव की क्या है जो घटना है वो घटित हुई थी। मान सिंह, क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्शन बी दे रखा है अभय सिंह, सॉरी अभय सिंह आपका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी अभय सिंह हो जाएगा। अभय सिंह जो है खेजरली, जोधपुर में एक गांव था वहाँ पर खेजरली गांव की घटना हुई थी। खेजरली गांव का जो बलिदान है वो महिलाओं ने भी किया था और लगभग 300 के समथिंग इसमें महिला पुरुषों ने भाग लिया था। मारवाड़ के किस शासक के समय हीरा बांडी का युद्ध हुआ था? मारवाड़ के किस शासक के समय हीरा बांडी का युद्ध हुआ था? मारवाड़ के किस शासक के समय हीरा बांडी का युद्ध हुआ था? राव गंगा, राव मालदेव, सूरसिंह, अजित सिंह। किसके समय हुआ था? मारवाड़ के किस शासक के समय हीरा बांडी का युद्ध हुआ था? तो राव गंगा, राव मालदेव, सूरसिंह और अजित सिंह। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपके, राव मालदेव के समय हीरा बांडी का युद्ध हुआ था। किनके समय? राव मालदेव के समय। मारवाड़ के किस शासक के समय हीरा बांडी का युद्ध हुआ था? राव मालदेव के समय। खेजरली गांव की घटना किसके समय हुई? तो अभय सिंह के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पर आने वाला है। देबारी समझौते में मारवाड़ से प्रतिनिधित्व किया था। देबारी जो समझौता हुआ था उसमें मारवाड़ से प्रतिनिधित्व किया था। मान सिंह ने किया था, अजित सिंह ने किया था या भीम सिंह ने किया था? किसने किया था? मान सिंह, अजित सिंह, भीम सिंह और तख्त सिंह। देबारी समझौते में मारवाड़ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अजित सिंह ने किया था। किसने किया था? अजित सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने किया था? अजित सिंह ने देबारी समझौते में मारवाड़ से प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें मारवाड़ की जो सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर दीजिए। राव सूजा, राव गंगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। किसने किया था? राव मालदेव ने किया था। किसने किया था? राव मालदेव ने जो है खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राव मालदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा भूषण सिद्धांत सार
एवं आनंद विलास ग्रंथों की रचना की थी? भाषा भूषण, सिद्धांत सार एवं आनंद विलास ग्रंथों की रचना की थी? मानसिंह, अभिसिंह, जसवंत सिंह, सूरसिंह। मानसिंह, अभिसिंह, जसवंत सिंह, सूरसिंह। किसने की थी? तो ऑप्शन सी जसवंत सिंह ने की थी। किसने की थी? जसवंत सिंह ने। भाषा भूषण, सिद्धांत सार एवं आनंद विलास ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जसवंत सिंह के द्वारा की गई थी। इन ग्रंथों की रचना भाषा भूषण, सिद्धांत सार एवं आनंद विलास जो ग्रंथ हैं इनकी रचना जसवंत सिंह द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जसवंत सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुहेनोद नैंसी किसके समय दीवान पद पर रहे थे? मुहेनोद नैंसी किसके समय दीवान पद पर रहे थे? जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय, मानसिंह, तख्त सिंह। किसके समय रहे थे मुहेनोद नैंसी? किसके समय दीवान पद पर रहे थे? तो दीवान पद पर जो है वो जसवंत सिंह प्रथम के समय रहे थे। जसवंत सिंह प्रथम के समय मुहेनोद नैंसी दीवान पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर क्या है? तो अकबर ने मारवाड़ के किस शासक को स्वाई राजा की उपाधि दी? अकबर ने मारवाड़ के किस राजा को स्वाई राजा की उपाधि दी थी? कौन से राजा को दी थी? आंसर कमेंट कीजिए साथियों। मोटा राजा उदय सिंह, गज सिंह, सूर सिंह, अमर सिंह। किसको दी थी? अकबर ने मारवाड़ के किस शासक को स्वाई राजा की उपाधि दी थी? तो जो है स्वाई राजा की उपाधि मोटा राजा उदय सिंह, गज सिंह, सूर सिंह, अमर सिंह। चारों में से किसको दी गई है? आंसर कमेंट कीजिए। तो सूर सिंह को दी गई है अकबर द्वारा मोटा राजा स्वाई राजा की उपाधि। अकबर ने सूर सिंह को किसकी उपाधि दी? स्वाई राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसको दी थी? सूर सिंह को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। काबुल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। नीचे कूट दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से को नियुक्त किया गया था। तो पहला काबुल में किया गया था, दूसरा जो है बिहार में भी किया गया था। काबुल, बिहार और बंगाल तीनों में किया गया था, उड़ीसा में नहीं किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। काबुल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीन जगह अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया? काबुल, बिहार, बंगाल तीन प्रांतों का जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? फरजंद की जो उपाधि है वो किसको प्रदान की अकबर द्वारा? भगवान सिंह, भूर सिंह, माल सिंह और मान सिंह। क्या है? मान सिंह। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा साथियों? आंसर एक बार कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है साथियों, मान सिंह। ठीक है साथियों, याद रहेगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? तो मान सिंह को जो है फरजंद की उपाधि दी गई। किसको दी गई? मान सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर का कौन सा शासक तीन मुगल बादशाह है? जयपुर का कौन सा शासक है जो तीन मुगल बादशाह है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? जयपुर का ऐसा राजा कौन सा है जो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? स्वाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई माधो सिंह। कौन सा राजा है इनमें से जो क्या है तीन मुगल बादशाहों की सेवा में रहे? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा। राइट आंसर कमेंट कीजिए साथियों जल्दी जल्दी। तो मिर्जा राजा जो जय सिंह है वो तीनों की सेवा में रहा था। कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह जो है इन तीनों की सेवा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी? जयपुर के जो राजा हैं वो जय सिंह थे। जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी? स्वाई जय सिंह की उपाधि जो है वो किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, जहांगीर ने दी थी, मुअज्जम ने दी थी या आजम ने दी थी? किसने दी थी? तो स्वाई की उपाधि जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? तो स्वाई की जो उपाधि है वो आपके
औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने स्वाई की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सत्य से सही का लेखक बिहारी किसका दरबारी कवि था? बिहार सत्य सही का लेखक कौन है? तो बिहारी हैं। किसका दरबारी कवि था? मानसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह है, स्वाई जयसिंह है, स्वाई प्रताप सिंह है। किसका दरबारी कवि था? चारों में से राइट आंसर कमेंट कीजिए साथियों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिर्जा राजा जयसिंह है। मिर्जा राजा जयसिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 120, स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। स्वाई जयसिंह जो थे उन्होंने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कौन कौन सी वेधशालाएं, उनका नाम बताइए। जयपुर, दिल्ली, नागपुर, उज्जैन, बनारस। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस। दिल्ली, मथुरा, जयपुर, नागपुर, उज्जैन। मथुरा, वाराणसी, गांधीनगर, उज्जैन, नागपुर। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से एक बार आंसर कमेंट कर दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, मथुरा, उज्जैन, बनारस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 121 आपके सामने साथियों, आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? इसका राइट आंसर साथियों कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है मानसिंह है, ऑप्शन बी है कनकावती, ऑप्शन सी है जगत सिंह है, ऑप्शन डी है राजदेव। तो आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जगत सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जगत सिंह की याद में करवाया गया। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी याद में? तो जगत सिंह की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बड़े साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 122 क्वेश्चन नंबर, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाले शासक थे। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाले शासक कौन थे? कौन थे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाले शासक? राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए साथियों। महाराजा ईश्वरी सिंह है, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय, स्वाई जगत सिंह। महाराजा ईश्वरी सिंह है, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय और स्वाई जय सिंह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार आंसर कमेंट कीजिए। आंसर एक बार कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर साथियों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपके, महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय। महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने, जैसलमेर की भाटी स्वयं को किसके समान मानते हैं? जैसलमेर के भाटी स्वयं को किसके समान मानते हैं? राइट आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं साथियों। तो जैसलमेर की जो भाटी हैं किसके समान मानते हैं स्वयं को? तो देखते हैं किसके समान मानती हैं। सूर्यवंशी के समान मानते हैं, चंद्रवंशी या यादव, चंद्रवंशी यादव, आर्य या विदेशी। तो भाटी जो हैं, जैसलमेर के भाटी राजवंश जो है स्वयं को किसके समान मानते हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, चंद्रवंशी यादव के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं? चंद्रवंशी यादव के समान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने, अकबर के नागौर दरबार 1570 में जैसलमेर के शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो जैसलमेर के कौन शासक थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की? अकबर के नागौर दरबार 1570 में जैसलमेर के शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो कौन था जैसलमेर का शासक? मूलराज, विजयराज, भोजराज, हरराय। तो इसका राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है हरराय हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अकबर के नागौर दरबार 1570 ईस्वी में जैसलमेर के शासक हरराय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 125 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 125 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता के लिए नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध आंदोलन किया था। बदन सिंह, चुंडामन, राजाराम, गोकुला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार आंसर कमेंट कर दीजिए साथियों, और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, गोकुला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गोकुला। क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने, महाराजा सूरजमल सिन्नवार ने स्वाई जयसिंह के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में किसका साथ दिया था? महाराजा सूरजमल सिन्नवार ने स्वाई जयसिंह के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में किसका साथ दिया था?
तो माधो सिंह है, भक्त सिंह है, जय सिंह है, ईश्वरी सिंह, इनमें से किसका साथ दिया था? तो इसका राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भरतपुर के शासक ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था। भरतपुर के कौन से शासक ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था? डीग में जो जल महल हैं, डीग भरतपुर का एक क्षेत्र है, वहाँ पर जो जल महल हैं उनका निर्माण भरतपुर के कौन से शासक ने करवाया था? बदन सिंह, चुंडामन, सूरजमल, राजाराम, किसने करवाया था? एक बार आंसर कमेंट कीजिए साथियों। आपके आंसर बहुत ही कम आ रहे हैं साथियों, एक बार आंसर कमेंट कीजिए। भरतपुर के शासक ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था। कौन सा शासक था? उसने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है बदन सिंह। बदन सिंह, भरतपुर के शासक बदन सिंह ने डीग के जल महलों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 128, आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की थी? तो यादव वंश की स्थापना किसने की थी? करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? करौली के यादव वंश की स्थापना कब हुई? तो 1040 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो अर्जुनलाल पाल, गोपाल पाल, विजय पाल, धर्मपाल, किसने की थी? तो करौली में जो यादव वंश है उनकी स्थापना, आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो अर्जुन पाल, गोपाल पाल, विजय पाल, धर्मपाल, किसने की थी यादव वंश की स्थापना? राइट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है साथियों। किसने की थी? विजय पाल ने की थी। किसने की थी? विजय पाल ने। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? विजय पाल ने की थी। कब की थी? 1040 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। करौली के यादवों की प्रथम राजधानी थी। करौली के यादवों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर कमेंट कीजिए एक बार। कल्याणपुर, करौली, बयाना, लोहागढ़, चारों में से राइट आंसर कमेंट कीजिए कि करौली के यादवों की प्रथम राजधानी क्या थी? कल्याणपुर, करौली, बयाना, लोहागढ़। तो प्रथम राजधानी की बात कर रहे हैं हम। यादव वंश की कुलदेवी कल्याणपुर, यादव वंश की कुलदेवी कौन थी? इसका आंसर एक बार कमेंट कर दीजिए साथियों। कल्याणपुर, करौली, बयाना, लोहागढ़, राइट आंसर क्या होगा एक बार कमेंट कीजिए। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, कमेंट इतने होने चाहिए कि आप 100+ कमेंट आपके आने चाहिए। बयाना इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है बयाना। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बयाना। करौली के यादवों की प्रथम राजधानी जो है बयाना थी। कल्याणपुर करौली नगर के संस्थापक कौन थे? कल्याणपुर करौली नगर के संस्थापक कौन थे? करौली का उपनाम क्या है? कल्याणपुर करौली का क्या है? उपनाम है। क्या है? उपनाम। अर्जुनलाल पाल, गोपाल पाल, विजय पाल, धर्मपाल। तो कल्याणपुर करौली नगर के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए। तो कल्याणपुर जो है करौली, उसके संस्थापक अर्जुन पाल थे। कौन थे? अर्जुन पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 131 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कुछ धमाकेदार मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है साथियों। एक बार जयकारा लगा दीजिए, जय राजस्थान, जय हिंद साथियों। क्वेश्चन नंबर 131 आपके स्क्रीन पर। यह क्लास बहुत ही मनोरंजन के साथ में आपको पढ़ाई जा रही है, विशेष ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 131, किसने 1650 ईस्वी में करौली को यादव वंश की राजधानी बनाया? किसने 1650 ईस्वी में करौली को यादव वंश की क्या बनाया? राजधानी बनाया। करौली को यादव वंश की राजधानी किसने बनाया? तो अर्जुन पाल द्वितीय, धर्मपाल द्वितीय, गोपाल पाल द्वितीय, हरवक्स पाल। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार कमेंट कीजिए। मज़ा नहीं आ रहा, कमेंट बहुत ही कम आ रहे हैं आपके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 एक बार पढ़िए। खानवा युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन थे? खानवा युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन थे? खानवा युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन थे? राव कल्याणमल, राय सिंह, राव जेतसिंह, इनमें से कोई नहीं। राव कल्याणमल, राय सिंह, राव जेतसिंह। तो खानवा युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन थे? राइट आंसर कमेंट कीजिए एक बार साथियों। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर है राव जेतसिंह जो हैं खानवा युद्ध के समय क्या थे? बीकानेर के शासक थे। खानवा युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन थे? राव जेतसिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 133, किस राठौड़ शासक को महिम राधित्व की उपाधि किसने दी? किस राठौड़ शासक को महिम राधित्व की उपाधि दी गई या किसने दी? तो राय सिंह, अनूप सिंह, गज सिंह, करण सिंह। क्या राइट आंसर होगा एक बार कमेंट कीजिए। इसमें शायद तक मेरे हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनूप सिंह। किस राठौड़ शासक को
माहिमीधिराज की उपाधि किसने दी? उपाधि किसने दी? तो या तो फिर अनूप सिंह को दी गई है या फिर किस राठौर शासक को मिलता है की उपाधि दी गई है। तो किस, दोनों जगह सेम है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है प्रिंट, या तो फिर यहाँ पे किस आ रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो राठौर शासक को महाधिराज की उपाधि किसने दी? तो किसने दी? तो अनूप सिंह ने दी। या फिर किस राठौर शासक को महाधिराज की उपाधि दी गई? तो अनूप सिंह को दी गई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें थोड़ा करेक्शन हो सकता है, बाद में इसको और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहादुरपुर के युद्ध में भाग लेने वाला कछवाहे शासक कौन था? बहादुरपुर के युद्ध में भाग लेने वाला कछवाहे शासक कौन था? स्वाई जय सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह। कौन था बहादुरपुर के युद्ध में भाग लेने वाला कछवाहे शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर साथियों एक बार कमेंट कर दीजिए, बहुत ही जबरदस्त कमेंट कीजिए साथियों। तो मिर्जा राजा जय सिंह थे। कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 135 क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। किस कछवाहे शासक के समय जयपुर का सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए? कौन सा कछवाहे शासक था जब जयपुर पर क्या हुए? मराठा आक्रमण हुए। क्या हुए? सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए थे। तो स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, मान सिंह, माधो सिंह। राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार जोर जवाब से बताइए। किसी कछवाहे शासक के समय जयपुर पर सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए? स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, मान सिंह, माधो सिंह। किसके समय हुए थे? एक बार आंसर कमेंट कीजिए जोर जोर से। तो स्वाई प्रताप सिंह के समय हुए थे। स्वाई प्रताप सिंह, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, लेकिन इससे पहले इसको हम एक बार समझ लेते हैं। मेमोरी की गति तिरु से मंद का सही अनुक्रम है। मेमोरी की गति तिरु से मंद का सही अनुक्रम है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। रजिस्टर्ड, क्रैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन यही है, रजिस्टर्ड, क्रैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को आगे मिलेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रजिस्टर्ड, क्रैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है सबसे मंद होती हैं। क्या होती है? मंद होती है। क्या हो जाएगी आपकी? सबसे मंद होती है। कौन होती है? हार्ड डिस्क सबसे मंद गति होती है, मंद गति है। और रजिस्टेंस है वो तीव्र गति की होती है। कौन सी गति होती है? तीव्र गति होती है। ठीक है, तो रजिस्टेंस तीव्र गति है और ये मंद गति है। इनका क्रम कुछ इस प्रकार है, देखिए आप देख सकते हैं इनका जो क्रम है वो आपके इस प्रकार हो जाएगा कि सबसे मंद किसकी है? हार्ड डिस्क की है। और सबसे तीव्र जो है वो इसकी होती है। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? आपके 3 प्रकार की होती हैं। क्रैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्रैश मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। क्रैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम बात करें प्राइमरी जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं और प्राथमिक मेमोरी भी बोला जाता है। और प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम की फुल फॉर्म होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है, जबकि रीड ओनली मेमोरी जो है रोम की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात करें तो रैम और रोम में अंतर क्या होता है? तो रैम मेमोरी जो होती है वो बिजली बंद होने के बाद में डेटा खो देती है, जबकि रोम जो है बिजली बंद होने के बाद में भी डेटा स्टोर करके रखती है। और रैम जो है परिवर्तनशील मेमोरी होती है, रोम अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रोम जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है निम्न में से? तो रैम रोम जो है प्राइमरी मेमोरी के भाग होते हैं। रैम रोम प्राइमरी मेमोरी के भाग होते हैं, हम देख चुके हैं पहले ही। क्रैश मेमोरी होती है अलग ही। हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी का भाग। हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी का भाग है? सेकेंडरी मेमोरी का भाग है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी का भाग होता है। रैम रोम प्राइमरी मेमोरी का भाग है। क्रैश अलग ही मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रैम। तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी का में प्रयोग आता है? कौन कौन से इसमें मुख्य मेमोरी में प्रयोग जो है प्रयोग आता है? निम्न में से कौन
से मुख्य मेमोरी में प्रयोग आते हैं? तो एस रैम, डी रैम, पी रैम, DDR। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है? इनमें से आपको बताना है मुख्य मेमोरी में क्या प्रयोग आता है। तो ऑप्शन बी डी रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम दोनों ही होती है मुख्य मेमोरी में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर देखिए तो साथियों ए और बी दोनों हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपके प्रिंट मिस्टेक है शायद इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर ए व बी दोनों। ऑप्शन डी को हम काट देते हैं, इसको काट देते हैं, ए व बी दोनों जो है इसके करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि डी रैम होती है डायनामिक रैम और एस रैम होती है स्टैटिक रैम। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। ऑप्शन सी इसका गलत है। एस रैम और डी रैम स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम होती हैं जो मुख्य मेमोरी में प्रयोग होती हैं, यानी रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डायनामिक रैम जो है 1 मिनट में कई बार रिफ्रेश होती रहती है, इस वजह से हो सकता है इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो, लेकिन इस मुख्य मेमोरी में प्रयोग होती हैं तो दोनों प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 140 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार कौन सा है? तो पहले आपको दे रखा है CD, DVD, ब्लू रे। तो इनमें से जो है ऑप्टिकल मीडिया का कौन सा प्रकार है वो आपको बताना है, ऑप्टिकल मीडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तीनों ही जो है वो ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है। CD भी होती है, क्या होती है? CD भी ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है, DVD भी है और ब्लू डिस्क भी है। तीनों किसमें? ऑप्शन सी में तीनों राइट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट किया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 141। आपका पेपर बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है साथियों। क्वेश्चन नंबर 141 आपके स्क्रीन पर, भंडारण इकाइयों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सही है? भंडारण इकाइयों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इनमें से कौन सा सही क्रम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही क्रम आपको आंसर बताना है। सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। भंडारण इकाइयों के आकार के संदर्भ में, भंडारण इकाइयों के आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्स्ट्राबाइट, जेबाबाइट। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो EPROM का जो पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा? इसमें से आप EPROM का फुल फॉर्म बताइए, एक बार आंसर कमेंट कीजिए साथियों। कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 में से आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आपके सामने है। तो EPROM का आंसर आपके हो जाएगा इरेसेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो GB से क्या तात्पर्य होता है? GB से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिए। GB से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है साथियों, 2 × 124 × 124 × 124 बाइट्स होता है। GB से क्या तात्पर्य है? तो 2 × 124 × 124 × 124 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो WORM का पूरा नाम क्या है? WORM का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म आपको सभी को आनी चाहिए, कम से कम 20-30 फुल फॉर्म आप याद कर लो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों राइट वन रीड मेन्यू हो जाएगा। राइट वन रीड मेन्यू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्थिर रैम, एस रैम, गतिशील रैम डी रैम से तेज होती हैं क्योंकि? स्थिर रैम, एस रैम, गतिशील रैम डायनामिक रैम से तेज होती हैं। स्टैटिक रैम से गतिशील रैम, डायनामिक रैम तेज होती हैं क्यों? तो ऑप्शन ए इसका एस रैम कंपेसिटर का उपयोग करता है। एस रैम को फ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है। एस रैम महंगा होता है, एस रैम सस्ता होता है। राइट आंसर क्या होगा? एक बार आंसर कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आंसर कमेंट कर दीजिए ताकि हमें पता चले आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस रैम को रेफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती। एस रैम जो मेमोरी है उसको क्या नहीं होती? रेफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती। क्या नहीं होती? रेफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। एस रैम को रेफ्रेश करने की क्या नहीं होती? ज़रूरत नहीं होती। जबकि डायनामिक रैम जो होती है, स्टैटिक रैम को रेफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डायनामिक जो रैम है उसको आपको 1 मिनट में कई बार रेफ्रेश होती रहती है। 1 मिनट में क्या है? कई बार रेफ्रेश होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर कमेंट कीजिए। छवि फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग नहीं किया जाता है? यानी अपन जो छवि सेव करते हैं उसमें फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है और किसका उपयोग आप नहीं कर सकते? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एक बार कमेंट कर दीजिए।
सभी फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग नहीं कर सकते? किसका नहीं कर सकते? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए MPG। MPG जो फॉर्मेट है उसमें आप सभी फाइल को सेव नहीं कर सकते। GIF, .bmp, JPG 3 फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, MPG में आप सेव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147, किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? तो लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, क्या कर सकते हैं किसी आइकन या फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए? तो क्या करेंगे फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए? एक बार आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर साथियों आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या अपन लेफ्ट क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे? लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि फाइल फोल्डर सिलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी फाइल फोल्डर आइकन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है तो लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, प्रोग्राम में ऑप्शनों की सूची को कहा जाता है। प्रोग्राम में ऑप्शनों की जो सूची होती है उसे क्या कहा जाता है? स्क्रीन, आइकन, मेनू, बैकअप, क्या कह सकते हैं? प्रोग्राम में ऑप्शनों की सूची को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम में जो ऑप्शन होते हैं उनकी सूची को मेन्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन्यू। स्क्रीन नहीं बोल सकते, आइकन नहीं बोल सकते, बैकअप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 149, कौन सी फाइल सिस्टम के लिंकर द्वारा समझने योग्य ब्लॉकों में व्यवस्थित बाइट का एक क्रम है? ऑब्जेक्ट फाइल, सोर्स फाइल, एक्सटेबल फाइल, टेक्स्ट फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार आप कमेंट कीजिए अपने हिसाब से, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। विशिष्टता फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करता है। विशिष्टता फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करता है, यानी फाइल किस प्रकार की होगी वो आइडेंटिफाई कौन करता है? यानी फाइल की पहचान क्या होती है? तो फाइल की पहचान क्या होती है आपको बताना है। तो फोल्डर, पाथ, फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम। तो फाइल की पहचान क्या हो सकती है? फोल्डर हो सकता है, उसका पाथ यानी उसकी लोकेशन हो सकती है, या फाइल का नेम हो सकता है, या फाइल एक्सटेंशन हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करता है तो फाइल एक्सटेंशन करता है। कौन करता है? फाइल एक्सटेंशन जो है आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल के अंत में लगकर फाइल की पहचान करने के लिए। तो आइडेंटिफाइड का मतलब ही होता है विशिष्ट फाइल की पहचान करना, कि वो फाइल जो है किस प्रकार की फाइल हो सकती है। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है साथियों। तो साथियों ये थे राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर 3 के सबसे महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा में सफलता का रास्ता बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि अगला पेपर या टॉपिक कौन सा हो, और चैनल जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी तैयारी से जुड़ा अपडेट आप मिस नहीं करें। याद रखिए सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार अभ्यास करते हैं। याद रखिए सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार अभ्यास करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए जीनियस क्लासेस 1 2 3 के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।